हेलो एवरीवन। आज 12 नवंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के जो टॉपिक हैं, खास तौर पे जो यूपीएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, या किसी भी इवन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट करंट अफेयर उस एग्जाम का पार्ट है, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 10 एमसीक्यूज हम यहाँ पे देखते हैं और हमारा पर्पज ये रहता है कि यूपीएससी के जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं उस फॉर्म में हम यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यूज देखें, साथ ही स्टैटिक को भी हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ये रहता है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3 एमसीक्यू आप जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो जलवायु निवेश जो कोर्स है, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए एक फंड बनाया गया है, उसके रिलेवेंट में एक ये स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है। सीआईएफ वॉज लॉन्च्ड इन 2008। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सीआईएफ है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, उसे 2008 में लॉन्च किया गया था। टू फिनेंस कॉम्प्रिहेंसिव मेजर फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन या जलवायु शमन या अनुकूलन एडाप्टेशन की जो प्रोसेस है वो डेवलपिंग नेशन में हो सके अच्छे से, मतलब क्लाइमेट का चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको अच्छे से वो काउंटर कर सकें, इसके लिए एक फंड लॉन्च किया गया था 2008 में। दूसरा स्टेटमेंट है, इट ऑपरेट थ्रू 6 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। ये 6 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट जो बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक हो, एडीबी हो या अदर जो बैंक है, उनसे क्या होता है, ऑपरेट होता है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा था, सीआईएफ कंप्रोमाइज ओनली वन मेजर फंड द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। सीआईएफ में केवल एक प्रमुख कोष क्लीन टेक्नोलॉजी फंड ही शामिल है। इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर आपने रिसेंट में देखा होगा कि जो रिसेंट में हालिया जो समिट हुआ, किसका, COP30 जिसको बोला जा रहा है, COP30 समिट बेलम में हुआ, अर्थात जो ब्राजील है वहां पे जो समिट हुआ बेलम में हुआ। तो ये जो समिट हुआ वहां पर इसकी चर्चा की गई। यहाँ पर चर्चा ये हुई कि जर्मनी और स्पेन ने क्या किया, सीआईएफ का जो नया प्रोग्राम है, सीआईएफ जो क्लीन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट जो फंड है, उसका एक नया प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हो रहा है, अराइज करके। उसका क्या नाम है, अराइज। अराइज का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्सीलरेटिंग रेजिलियंट इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज। तो उसमें जो $100 मिलियन का जो फंड है, उसके कमिटमेंट की घोषणा की। अब ये सब मैं बताऊंगा मामला क्या है, कॉफ क्या है। अगर आपने 1992 अर्थ समिट के बारे में सुना होगा, तो जब अर्थ समिट हुआ तो 3 कन्वेंशन निकल के सामने आए। उनको कहा गया, पहला यूएनएफ ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा है यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और तीसरा है यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन। अब उसमें से जो क्लाइमेट चेंज को लेके जो कन्वेंशन था उसे यूएनएफ ट्रिपल सी कहा गया। उसमें जो लोग पार्टीज हैं, अर्थात जो लोग शामिल हुए, जो देश शामिल, उसे कॉप कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उनकी बैठक हर साल होती है। तो अभी 30वीं बैठक यहाँ पे हुई है, 30th बैठक यहाँ पे हुई है बेलेम में, ब्राजील में। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कॉप की बैठक होती है वो क्या करती है, वो ट्राई करती है कि क्लाइमेट चेंज को लेके या उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम करने के संबंध में स्टेप्स उठाए जाएं। उन्होंने 2008 में एक कदम उठाया। 2008 में उन्होंने क्या कदम उठाया, 2008 में उन्होंने कदम उठाया कि हम सीआईएफ बनाएंगे, अर्थात क्लाइमेट क्या बोलते हैं इसको, हाँ, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड बनाएंगे। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड बनाएंगे और ये ऐसे देशों की मदद करेगा, एक मल्टीलेटरल क्लाइमेट फंड होगा जो लोअर और मीडियम इनकम वाली जो कंट्रीज हैं उनको हेल्प करेगा, जिससे वो क्या कर सके, मिटिगेट कर सके, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं उसको निपट सकें, अनुकूल कर सकें, खुद को तैयार कर सकें। ठीक है। तो इसको लेके यहाँ पे फंड बनाया गया है। इसके 2 पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है इस फंड के। पहला पार्ट इस फंड का था, उसको बोला जाता है सीटीएफ। सीटीएफ मतलब क्या, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। और दूसरा पार्ट को बोला जाता है एससीएफ। एससीएफ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड। ये दोनों फंड यहाँ पे बनाए गए। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि सिर्फ टेक्नोलॉजी जो फंड है ना, सीटीएफ, इसको फंड नहीं करता, बल्कि अगर हम देखेंगे कि जो दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड, एससीएफ, को भी ये फंड करता है। तो सिर्फ एक को फंड यहाँ पे नहीं करता। तो ये 2 तरह के फंड यहाँ पे रहे, जो टेक्नोलॉजी की दिशा में काम करेंगे और क्लाइमेट के लिए स्ट्रेटेजिक बनाने में भी ये काम करेंगे। अब ये जो सीआईएफ है, विश्व के जो बड़े बड़े बैंक, अगर मल्टी डेवलपमेंट जो बैंक है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में ऐसे बैंक आते हैं जैसे एडीबी, एमडीबी के बारे में जैसे अगर देखें, एमडीबी में कौन कौन से बैंक आते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक के जो पार्ट हैं, जैसे आईबीआरडी है, ठीक है ना, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएफसी हो गया। इसके अलावा एडीबी हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एएफडीबी हो गया, ईबीआरडी हो गया, यूरोपियन रिस्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट बैंक हो गया, वो हो गया। ठीक है। तो इस तरह के जो बैंक होते हैं वो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कहलाते हैं।
ठीक है, इनके माध्यम से क्या किया जाना है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। और इसको निगरानी करने के लिए एक CTF कमेटी भी बनाएगी, CTF क्लीन टेक्नोलॉजी फंड ट्रस्ट फंड कमेटी भी बनाएगी, जो पूरे प्रोग्राम को क्या करती है, निगरानी करती है। ठीक है ना। और इसका सेक्रेटरीट कौन प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक इसका सेक्रेटरी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चर्चा में क्यों है, मैंने आपको बताया चर्चा में इसलिए आया कि COP30 में जर्मनी और स्पेन ने नए कार्यक्रम जो था CIF का अराइज, उसके लिए 100 मिलियन देने की प्रतिबद्धता कमिटमेंट दिखाई है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हमारा रहता है। पर्पज होता है कि आप किसी टॉपिक को सिर्फ छुए नहीं, उसमें प्रैक्टिस ना करें, बल्कि पूरा आप ओवरऑल समझें। ठीक है। दूसरे MCQ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा MCQ यहाँ पे के संबंध में, किसके संबंध में, इथियोपिया के संबंध में स्टेटमेंट देखते हैं। With the reference of Ethiopia, consider the following statements। इथियोपिया के संबंध में सही आपको कथन का चुनाव करना है। आइए देखते हैं क्या स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाँ, इथियोपिया बिकम लैंडलॉक्ड आफ्टर, हाँ अरे गिव मी अ सेकंड, इथियोपिया बिकम लैंडलॉक्ड आफ्टर सक्सेशन ऑफ इरिट्रिया। तो इरिट्रिया जब से अलग हुआ है ना, इरिट्रिया के अलग होने के बाद इथियोपिया स्थल रूप लैंडलॉक्ड कंट्री बन गया। दूसरा स्टेटमेंट है, क्या दूसरा स्टेटमेंट, इट बॉर्डर्ड बाई 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग सूडान एंड केनिया। यह सूडान और केनिया सहित 5 देशों से घिरा है। तीसरा, आदिस अबाबा सर्व एज द हेडक्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। तो आदिस अबाबा जो है वो हेडक्वार्टर है किसका, अफ्रीकन यूनियन का। ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट में इथियोपिया की जो कैपिटल आदिस अबाबा है ना, तो उसके इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूछना चाह रहा है। अब इसमें सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1-3, यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाएगा। अब अगर हम देखें क्या हुआ इथियोपिया में, क्यों यहाँ पे बात हो रही है, इथियोपिया आखिर चर्चा में क्यों आया, तो इथियोपिया ने कहा कि देखो COP30 तो यहाँ हो गया तो हो गया, कॉप जो 32 होगा ना वो हमारे यहाँ पे हो। मतलब इथियोपिया चाहता है कि कॉप जो 32 हो हमारे यहाँ पे हो, किसका, UNFCCC का, हम मेजबानी करेंगे, ऐसा इथियोपिया ने कहा। अब इथियोपिया के बारे में अगर आपने अफ्रीका जो लोकेशन देख रखी हो, तो इस रीजन में आपको इथियोपिया देखने को मिलेगा, जिसकी हालांकि लैंडलॉक्ड है। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, 3 जो कंट्रीज है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक ये माना जाता है। अब बात की जा रही है ना कि जब ये इरिट्रिया से अलग हुआ 1993 में, तो ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। और इसकी जो बॉर्डर है 6 कंट्रीज से लगती है। अगर हम देखें तो नॉर्थ, अगर यहाँ पे इथियोपिया हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो नॉर्थ में आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा, इरिट्रिया देखने को मिलेगा, इरिट्रिया देखने को मिलेगा, इरिट्रिया। ठीक है ना, यहाँ प्रैक्टिस इस तरह देख लेते हैं नॉर्थ में। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा, जिबूती देखने को मिलेगा। ठीक है, इथियोपिया सोमालिया जिबूती से घिरा ही है। पूर्व में आपको सोमालिया देखने को मिलेगा, तो सोमालिया ये भी आपको यहाँ पे याद रखना, पूर्व में सोमालिया है। साउथ में आपको केन्या देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और वेस्ट में आपको साउथ सूडान, अगर हम बात करें साउथ सूडान, दक्षिण सूडान देखने को मिलेगा, दक्षिण सूडान है, और उससे अलग होके नॉर्थ या उत्तरी सूडान भी बना है। ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। और उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करें इस रीजन में आपको नॉर्थ सूडान, जैसे कि मैंने बताया। तो ये जो इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। एक तरह की अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माना जाता है, जहाँ की जो करेंसी उसको बोला जाता है बिर। ठीक है। तो इथियोपिया के बारे में हमने सारी जानकारी यहाँ पे ऑलरेडी कलेक्ट कर ली। हालांकि जोग्राफिकल फीचर कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रिफ्ट वैली है, वेस्टर्न हाईलैंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न हाईलैंड्स आइलैंड नहीं तो हाईलैंड है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। माउंट रास देजन, कौन सा माउंट है, माउंट रास देजन यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे माना जाता है। तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। ब्लू नाइल भी बहती है, ओमो रिवर बहती है। ओमो रिवर के बारे में हमने कल देखा था कि जो ओमो रिवर है तो किस में गिरती है, ओमो रिवर टरकाना लेक में गिरती है। तो कल टरकाना लेक के बारे में हमने देखा था। तो ओमो रिवर भी यहाँ पे बहती है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, 1-2 यहाँ पे, 1-3 यहाँ पे सही स्टेटमेंट था। तीसरे MCQ की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा MCQ यहाँ पे किसके बारे में है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हम्बोल्ट पेंगुइन। हम्बोल्ट पेंगुइन के बारे में स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है ये इंडेमिक है पैसिफिक कोस्ट, चिली और पेरू में। ठीक है ना। तो साउथ अमेरिका, अगर आपने मैप देख रखा होगा, साउथ अमेरिका मैप के इस रीजन में आपको देखने को मिलता है। ये यहाँ पे चिली आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज लिस्टेड वल्नरेबल, लिस्ट किया गया, इसे सुभेद कैटेगरी में से शामिल किया गया IUCN की। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, इसे अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया है। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अपेंडिक्स 2 नहीं बल्कि अपेंडिक्स 1 में से शामिल किया गया है। तो ठीक है, अभी हाल में क्या हुआ कि चिली के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि तेजी से इनकी संख्या में घटती जा रही है, जिस वजह से चर्चा में आ गए हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में, जचैंग्स कुरांगिनेसिस रिसेंटली इन न्यूज। ये क्यों न्यूज में था, इसके बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है ए न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ एक्वाटिक इंसेक्ट फ्रॉम तमिलनाडु।
नई खोजी गई जलीय कीट प्रजाति है तमिलनाडु में। द फर्स्ट रिकॉर्ड इट्स जीनस इन इंडिया, भारत में पहली बार इसको रिकॉर्ड किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है डिस्कवर इन द वेस्टर्न घाट्स फास्ट फ्लोविंग कुरांगनी स्ट्रीम, ये पश्चिमी घाट के कुरंगनी जल प्रवाह में खोजा गया है। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे बताएं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो अगर न्यूज में अगर हम यहाँ पे था इसलिए था कि हाल में जो वैज्ञानिक है उन्होंने नई एक प्रजाति की खोज की है जिसे वाटर पेनी बीटल कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। बहुत सारी इसके बारे में डिटेलिंग है लेकिन इतना ज्यादा आपको नहीं ध्यान रखना है। जो स्टेटमेंट में यहाँ पे बातें लिखी हुई है अगर आपने इतना याद रख लिया तो आपको एग्जाम में आसानी से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच द डिफरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटरजनरेशन इक्विटी के संबंध में आपको स्टेटमेंट बताने हैं। पहला है इट एम्फसाइज द मोरल ड्यूटी ऑफ प्रेजेंट जनरेशन टुवर्ड फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी की वर्तमान पीढ़ी के नैतिक दायित्व पर बल देती है। दूसरा स्टेटमेंट है इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौते में प्रस्तुत किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है द ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987 पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट, ब्रुटलैंड रिपोर्ट्स इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाना, ये यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक, अब इन तीनों में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो अगर हम देखेंगे तो पांचवा का सही होगा ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इस अवधारणा को अगर आप देखेंगे तो पेरिस एग्रीमेंट बल्कि रियो समिट जो हुआ था तब की बात है। यहाँ पे रियो समिट में इसको क्या किया गया था, एम्फसाइज किया गया था रियो समिट में। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किया गया था, सॉरी। तो रियो समिट में, रियो समिट कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ये रिपोर्ट भी ब्रटलैंड रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो ब्रटलैंड रिपोर्ट का नाम क्या था ये भी आपको याद रखना है, आवर कॉमन फ्यूचर। तो आवर कॉमन फ्यूचर इस रिपोर्ट का नाम था, यह भी आपको यहाँ पे याद रखना है, कई बार ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वियतनाम, वियतनाम के बारे में सही स्टेटमेंट बताने हैं कि हाल में क्या हुआ। वियतनाम और जो भारत है ना उसका 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ है, जिस वजह से न्यूज में आ गया। स्टेटमेंट है वियतनाम शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विथ चाइना कंबोडिया लाओस, चीन कंबोडिया लाओस के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा है द मेकोंग एंड रेड रिवर बोथ ड्रेन इनटू साउथ चाइना सी, मेकोंग और रेड दोनों नदियां दक्षिण चीन सागर में गिरती हैं वियतनाम से बहने वाली। तीसरा है वियतनाम की राजधानी होची मिन सिटी है, होची मिन वियतनाम की कैपिटल, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है ये आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि वियतनाम की राजधानी हनोई है ना कि होची मिन। तो कौन सी कैपिटल है इसकी, हनोई इसकी कैपिटल है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। न्यूज में यहाँ पे क्यों था, न्यूज में आपको मैंने आपको बताया कि डिफेंस डायलॉग यहाँ पे हो रहा है। नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो चाइना है इसके, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे किसमें, वेस्ट में, तो आपको कंबोडिया, मतलब अगर एशिया साउथ एशिया का मैप देख रहे हो तो इस तरह की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी वियतनाम की। तो नॉर्थ में आपको चाइना देखने को मिलेगा और वेस्ट में आपको कंबोडिया और लाओस देखने को मिलेगी, जिसमें लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री भी है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद द रेफरेंस ऑफ नियोडियम, सॉरी, विद द रेफरेंस ऑफ नियोडियम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नियोडियम के बारे में सही स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला, इट बिलोंग टू द लेंथेनाइट ग्रुप ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, यह दुर्लभ जो मृदा तत्व है लेंथेनाइट समूह से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज प्राइमरली यूज इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका मुख्य उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त स्थायी चुंबकों के निर्माण में होता है। तीसरा, इट इज केमिकल इनर्ट डज नॉट ऑक्सीडाइज इजिली इन एयर, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय वायु में आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता या ऑक्सीकृत नहीं होता, इसके बारे में स्टेटमेंट बताने हैं। 1 2 यहाँ पे एकदम यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें तो इसको इसके बारे में, नियोडियम के बारे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि भारत ने जो नियोडियम है उसका जो उत्पादन है उसका 9 गुना बढ़ाने की बात यहाँ पे कर रहा है कि हम इसका उत्पादन बढ़ाएंगे, 2027 तक हम 500 टन इसका प्रोडक्शन कर देंगे। अब इसका केमिकल नेम एनडी माना जाता है और जो एटॉमिक संख्या है कितनी, 60 इसकी मानी जाती है। ठीक है ना, और ये जो लेंथेनाइट्स ग्रुप होते हैं ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उसका ये हिस्सा माना जाता है। 1885 की बात है, सबसे पहले इसको खोज की गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, इसके कई एलिमेंट्स होते हैं, कई उपयोग होते हैं। जैसे अगर हम बात रेयर अर्थ मैग्नेटिक इंडस्ट्री में इसका बड़ा उपयोग है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में, डिफेंस सिस्टम में भी इसका उपयोग होता है, जिस वजह से न्यूज में रहता है। सही आंसर हो जाएगा 1 2 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी के बारे में स्टेटमेंट बताना है। हाल में क्या हुआ कि तमिलनाडु का जो धनुषकोडी है उसमें ग्रेटर फ्लेमिंगो जो सेंचुरी है उसका प्रस्तावित विंड फार्म को लेके एनवायरमेंटल जो कंसर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, इस वजह से यहाँ पे न्यूज में आ गया। एमसीक्यू देखते हैं स्टेटमेंट, इट इज द लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इन तमिलनाडु, तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड नेस्टिंग हैबिटेट्स फॉर बोथ ग्रेटर एंड लेसर फ्लेमिंगो,
ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो दोनों प्रजाति के लिए घोंसले बनाने का स्थान प्रदान करता है। तीसरा, इट क्लासिफाइड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे क्या किया गया, कंसिडर किया गया, इसे रखा गया है। इस स्टेटमेंट का आपको सही उत्तर बताना है। सही आंसर हो जाएगा क्या, 1 एंड 2 यहाँ पे इसका सही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। तो इसके बारे में अगर आप देखें तो ये धनुषकोडी के जो रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये लोकेटेड है। ठीक है, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट तो ऑलरेडी यहाँ पे इनकरेक्ट करेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सैंड डून्स आपको देखने को, मड फ्लैट्स है, मार्सेस है, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात की जाए ग्रेटर फ्लेमिंगो क्या होता है, तो इनके अगर हम बात करें तो वेडिंग वर्ड इनको बोला जाता है, वार्डिंग वर्ड इनको बोला जाता है। ठीक है ना, और अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, साउथ यूरोपियन रीजन में ये देखे जाते हैं। ठीक है, IUCN के रेड लिस्ट में ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इसे शेड्यूल 2 में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो लिस्ट कंसर्न है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे किसके बारे में है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुनाबीडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुनाबीडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में न्यूज में यहाँ पे था। न्यूज में क्यों था कि यहाँ पे 8 जो बूथ हैं वहाँ पे लोकसभा सॉरी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे देखा गया कि 70% यहाँ पे वोटिंग हुई, तो इस वजह से न्यूज में आ गया। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन, इट इज लोकेटेड इन नुआपुड़ा डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में है। ओडिशा छत्तीसगढ़ के बीच जंगली जो भैंसे हैं उनके प्रवजन गलियारे के रूप में काम करता है। माइग्रेटरी कॉरिडोर है वाइल्ड वोफैलो का और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बीच में। तीसरा है, इट डोमिनेटेड बाय एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहाँ पे एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। इसके बारे में यहाँ पे सही स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट ऑलरेडी इनकरेक्ट हो जाएगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे लगातार वर्षा होती रहती है, 250 सेंटीमीटर के आसपास जब वर्षा हो तब तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, तो ये बात एकदम यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। यहाँ पे उदंती और सीता नदी जैसे सेंचुरी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ड्राई डिसिडुअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ड्राई डिसिडुअस टिपिकल फॉरेस्ट। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू।